नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के अंत की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि एंड ऑफ हिस्ट्री के क्या मायने हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसने कोल्ड वॉर की समाप्ति की किस तरीके से व्याख्या की, इन सभी बातों को हम आज के इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट फ्रांसीसी फुकुयामा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फ्रांसीसी फुकुयामा जापानी मूल के अमेरिकी विद्वान हैं। फ्रांसीसी फुकुयामा एक नव उदारवादी विद्वान है। फ्रांसीसी फुकुयामा ने 1989 के अंतर्गत एक आर्टिकल लिखा, द एंड ऑफ हिस्ट्री। यह आर्टिकल अमेरिकी कंजर्वेटिव जर्नल द नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत प्रकाशित हुआ और इस आर्टिकल के अंतर्गत फ्रांसीसी फुकुयामा ने यह लिखा कि पूर्वी यूरोपीय क्रांतियों ने संकेत दिया कि विचारों का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ जो आइडिया है, इसने मानव सरकार के अंतिम रूप के रूप में उदार लोकतंत्र की मान्यता के साथ समाप्त हो गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि इस आर्टिकल के माध्यम से द एंड ऑफ हिस्ट्री के जो आर्टिकल जो 1989 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ, इस आर्टिकल के माध्यम से फ्रांसीसी फुकुयामा ने यह विश्लेषण किया कि जो पूर्वी यूरोपीय देश है, जो साम्यवादी देश थे पूर्वी यूरोप के, उन देशों के अंतर्गत जिस तरीके से समाजवाद के खिलाफ क्रांतियां चल रही थी, इन क्रांतियों ने यह संकेत दिया कि जो विचारों का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ जो आइडिया है, यानी जो आर्थिक और राजनीतिक जो विचारों का इतिहास और दर्शन है, इस आर्थिक और राजनीतिक विचारों के दर्शन ने, इतिहास ने मानव सरकार की जो खोज थी, उस व्यवस्था की खोज अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। और इस विचारों के इतिहास ने जो ह्यूमन गवर्नमेंट का जो फाइनल फॉर्म है, लिबरल डेमोक्रेसी, इसकी मान्यता को प्राप्त कर लिया है। और लिबरल डेमोक्रेसी की मान्यता के साथ में इस प्रकार की सरकार की मान्यता के साथ में विचारों के इतिहास का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इस बात को जब 1989 के इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रकाशित किया गया, तो इस आर्टिकल के ऊपर बहुत से विद्वानों ने डिबेट की, किसी ने पक्ष में तर्क दिया, तो बहुत से विद्वानों ने इसकी आलोचनाएं भी की और इस तरीके से एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर एक डिबेट की शुरुआत हुई। और इस डिबेट का व्यापक रूप से फिर विश्लेषण का जवाब है वो फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, यह पुस्तक 1992 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक के अंतर्गत फ्रांसीसी फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा व्यापक और विस्तृत रूप से विश्लेषित करने का प्रयास किया। इस पुस्तक के अंतर्गत फ्रांसीसी फुकुयामा ने जो शीत युद्ध के अंत था, जो शीत युद्ध की समाप्ति हुई, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, इस बात का विश्लेषण करने का प्रयास किया। और फ्रांसीसी फुकुयामा ने शीत युद्ध के अंत की जो व्याख्या है वो एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में की, इतिहास के अंत के रूप में की। अब यह समझने का हम प्रयास करेंगे कि एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने सबसे पहले यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब नहीं है। फ्रांसीसी फुकुयामा ने यह कहा कि इतिहास इस अर्थ में समाप्त नहीं हो गया है कि राजनीति, युद्ध और संघर्ष अब
नहीं होंगे। यानी फ्रांसीसी फुकुयामा का कहने का मतलब यह है कि हमें इस बात में इतिहास के अंत को नहीं समझना चाहिए कि अब पॉलिटिक्स नहीं होगी, वॉर एंड स्ट्रगल नहीं होंगे, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत कोई घटनाएं नहीं होगी। इस रूप में इतिहास के अंत को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फ्रांसीसी फुकुयामा ने यह तर्क भी नहीं दिया कि साम्यवाद के पतन की गारंटी है वह यह होगी कि सभी राज्य उदार लोकतांत्रिक राज्य बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इतिहास के अंत का क्या मतलब है? तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहते हैं कि इतिहास के अंत का मतलब यह है कि जो विचारों का जो इतिहास था, यह विचारों का इतिहास है अब शीत युद्ध की समाप्ति के साथ में समाप्त हो गया है। किस तरह के विचारों का इतिहास? तो फुकुयामा यह कहता है कि एक जो गुड सोसाइटी यानी आदर्श समाज, एक अच्छे समाज की जो खोज थी, एक ऐसा समाज जिसके अंतर्गत एक बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को प्राप्त किया जा सके, इस तरह की डिबेट है वो लंबे समय से चल रही थी। हम अगर उदाहरण के रूप में देखें तो प्लेटो के आदर्श राज्य की खोज से लेकर के वर्तमान तक का जो सारा का सारा पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत जो विश्लेषण है वह एक गुड सोसाइटी की, एक बेस्ट सोसाइटी की खोज का ही प्रयास करता है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा ये कहता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ में यह जो गुड सोसाइटी की खोज थी, बेस्ट सोसाइटी की जो खोज थी, यह अब शीत युद्ध की समाप्ति के साथ में समाप्त हो गई है। इस तरीके से फ्रांसीसी फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के द्वारा यह समझाने का प्रयास करता है कि विचारों का जो इतिहास है वो अब समाप्त हो गया है और इसके साथ में यह मौलिक वैचारिक बहस भी समाप्त हो गई है कि कौन सी शासन व्यवस्था उत्तम शासन व्यवस्था है, कौन सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है। क्योंकि फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि शीत युद्ध की समाप्ति यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत है कि इतिहास का अंत हो गया है। यानी हिस्ट्री ने अपने जो अंतिम बिंदु है, जो एंड पॉइंट है, उसको प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार फ्रांसीसी फुकुयामा शीत युद्ध की समाप्ति को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि शीत युद्ध की समाप्ति को फ्रांसीसी फुकुयामा इतिहास के अंत की रूप में विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। और इस इतिहास के अंत का अभिप्राय है फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार लिबरल डेमोक्रेसी की विजय, उदार लोकतंत्र की विजय। फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि शीत युद्ध की समाप्ति ने यह सिद्ध कर लिया है कि लिबरल डेमोक्रेसी है ये बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है यह बेस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम है। इस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति को फ्रांसीसी फुकुयामा इतिहास के अंत के रूप में विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं और इस इतिहास के अंत का अभिप्राय है उदार लोकतंत्र की विजय, लिबरल डेमोक्रेसी है यह संपूर्ण संसार के अंतर्गत अपने आप को श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सिद्ध कर चुकी है। यह इतिहास के अंत के रूप में इसी बात को फ्रांसीसी फुकुयामा देखता है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि शीत युद्ध की समाप्ति है यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह इतिहास का अंत है, हिस्ट्री का एंड पॉइंट है, उदार लोकतंत्र की विजय है और ये उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद है वो एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। लिबरल डेमोक्रेसी है यह ह्यूमन गवर्नमेंट यानी मानव सरकार का अंतिम रूप है। हम जिस मानव सरकार के अंतिम रूप की खोज कर रहे थे, यह खोज लिबरल डेमोक्रेसी की जो सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हुई, इसी के साथ में ही मानवीय सरकार की जो अंतिम रूप की खोज है, जो गुड सोसाइटी की खोज है, यह गुड सोसाइटी की खोज अपने आप में लिबरल डेमोक्रेसी की विजय के साथ में पूर्ण हो गई है। तो इतिहास के अंत के वाक्यांश के द्वारा, इस फ्रेज के द्वारा फुकुयामा
इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक संगठन को शासित करने वाले जो वेद प्रथम सिद्धांतों के बारे में जो विचारों का इतिहास है वह अब समाप्त हो गया है। यानी राजनीतिक और सामाजिक संगठन को किस तरीके से संचालित करना चाहिए, किस तरीके से शासित करना चाहिए, इसके बारे में जो लेजिटिमेट फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बारे में जो विचारों का इतिहास था, जो विचारों की खोज थी, इस प्रकार के सिद्धांतों की जो खोज थी वो इतिहास के अंत के साथ यानी लिबरल डेमोक्रेसी की विजय के साथ में यह विचारों का इतिहास है अपने आप में पूर्ण हो गया है। तो अब इस प्रकार की गुड सोसाइटी के ऊपर, विचारों के ऊपर आइडियोलॉजिकल डिबेट करने का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजिकल डिबेट थी जो लंबे समय से चल रही थी कि कौन सी शासन व्यवस्था उत्तम शासन व्यवस्था है, यह लिबरल डेमोक्रेसी के साथ में डिबेट अपने आप में समाप्त हो गई है। अब इस तरह की आइडियोलॉजिकल डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। फ्रांसीसी फुकुयामा का जो ये इतिहास के अंत का तर्क है, लिबरल डेमोक्रेसी का जो तर्क है, ये जो आर्ग्यूमेंट है यह किस तरीके का है, यह नॉर्मेटिव है, यानी मानपरक दृष्टिकोण है, एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। अब फ्रांसीसी फुकुयामा ये कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्यों है, उत्तम शासन व्यवस्था क्यों है, बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम क्यों है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह तर्क देते हैं कि उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद के मिश्रण से इन दोनों के मिलन ने किसी भी अन्य अल्टरनेटिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। यानी कहने का अभिप्राय यह है फ्रांसीसी फुकुयामा का कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिज्म, इन दोनों का जो मिश्रण है यह अन्य किसी वैकल्पिक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली से अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसका क्या कारण है? तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि इसका जो मूलभूत कारण है वो यह है कि मानव प्रकृति का जो बुनियादी संचालन है, बेसिक ड्राइव्स ऑफ ह्यूमन नेचर्स जो है, यानी मानव प्रकृति का, मानव स्वभाव का जिस तरीके से बुनियादी आधार पर संचालन होता है उसको संतुष्ट करने की क्षमता है वो लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंतर्गत पाई जाती है। अन्य किसी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत इस मानव प्रकृति की जो बुनियादी संचालन करने की, जो संतुष्ट करने की जो क्षमता है वो अन्य किसी वैकल्पिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी और जो कैपिटलिज्म है ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है, और इसका जो मूलभूत कारण है वह यह है कि इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो मानव प्रकृति का बुनियादी संचालन है उसको संतुष्ट करने की क्षमता लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत पाई जाती है। इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी है यह बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है। अब फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि मानव प्रकृति का जो बुनियादी संचालन है, बेसिक ड्राइव्स ऑफ ह्यूमन नेचर है, ये दो मौलिक इच्छाओं के रूप में बना हुआ है, दो फंडामेंटल डिजायर्स है जिनके माध्यम से मानव प्रकृति का संचालन है वो होता है, ह्यूमन नेचर है वो संचालित इन दो मौलिक इच्छाओं के माध्यम से ही होता है। तो ये दो मौलिक इच्छाएं कौन सी है? तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि इनमें से जो पहला जो डिजायर है, पहली जो मानव इच्छा है वो कौन सी है? वो है भौतिक वस्तुओं और धन को प्राप्त करने की इच्छा, यानी डिजायर फॉर मटेरियल गुड्स एंड वेल्थ, यानी भौतिक वस्तुओं और धन को प्राप्त करने की इच्छा, ये पहली इच्छा है मनुष्य की। और जो दूसरी इच्छा है वो है कि हमारे चारों ओर के मनुष्यों के द्वारा
हमें मनुष्य के रूप में हमारे मूल्य की मान्यता, यानी डिजायर इज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ आवर वर्थ एज ह्यूमन बीइंग, यानी हम मनुष्य है, मनुष्य के रूप में हमारे जो मूल्य है इसको रिकॉग्निशन प्राप्त हो। किसके द्वारा? जो हमारे चारों तरफ जो भी अन्य मनुष्य रहते हैं उनके द्वारा हमारे जो ह्यूमन बीइंग के रूप में, हमारे मानव प्राणी के रूप में जो हमारी मूल्य है, जो हमारे विश्वास है, उनको मान्यता प्राप्त हो। यह मनुष्य की दूसरी हिस्सा है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा क्या कहता है? फ्रांसीसी फुकुयामा कहता है कि मानव प्रकृति का जिस तरीके से संचालन होता है वह दो मौलिक हिस्साओं के माध्यम से होता है, और दो मौलिक हिस्साएं हैं भौतिक वस्तुओं और धन को प्राप्त करने की हिस्सा, और दूसरी जो हिस्सा है उसको फ्रांसीसी फुकुयामा बहुत ज्यादा मौलिक मानता है, और वो है मनुष्य के रूप में हमारे मूल्यों की मान्यता, ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारा रिकॉग्निशन। तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि जो पहली हिस्सा है वह है भौतिक वस्तुओं और धन को प्राप्त करने की हिस्सा, और फ्रांसीसी फुकुयामा कहता है कि यह एक सरल हिस्सा है, और पूंजीवाद के माध्यम से, एक पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से इस भौतिक वस्तुओं और धन को प्राप्त करने की जो हिस्सा है उसको पूर्ण किया जा सकता है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि पूंजीवाद वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को अधिकतम करने और धन उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, और इसलिए पूंजीवाद के माध्यम से भौतिक वस्तुओं और धन की हिस्सा है वो प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है ये बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। लेकिन फ्रांसीसी फुकुयामा यह भी मानता है कि आर्थिक विकास है, यह जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यह तो कहानी का केवल एक हिस्सा है। तो कहानी का दूसरा हिस्सा क्या है? कहानी का दूसरा जो हिस्सा है वो दूसरी जो मौलिक हिस्सा है, जिसको फ्रांसीसी फुकुयामा अधिक मौलिक हिस्सा मानता है, उस पर आधारित है। और दूसरी मौलिक हिस्सा क्या है? दूसरी मौलिक जो हिस्सा है वह है मनुष्य के रूप में हमारे जो मूल्य है उनको मान्यता मिले। तो ये जो कहानी का जो दूसरा हिस्सा है यह फ्रांसीसी फुकुयामा के दृष्टिकोण में ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, एंड ऑफ हिस्ट्री की जो फिलोसॉफी है, वो पहली हिस्सा के साथ साथ दूसरी हिस्सा पर ज्यादा बल देती है। मनुष्य के रूप में हमारे जो मूल्यों की मान्यता है इस पर ज्यादा बल देती है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार कहानी का जो दूसरा हिस्सा है जो इसके दर्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की खोज करना, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें मनुष्य को मान्यता मिले, मनुष्य को रिकॉग्निशन मिले। और यह कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है जिसके अंतर्गत ह्यूमन बीइंग को अपने मूल्यों के रूप में, ह्यूमन बीइंग होने के रूप में उसको रिकॉग्निशन मिल सके, उसको मान्यता मिल सके। तो यह जो पॉलिटिकल सिस्टम है यह लिबरल डेमोक्रेसी ही है। लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही मनुष्य को रिकॉग्निशन मिलना संभव है। तो ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, एंड ऑफ हिस्ट्री की जो फिलोसॉफी है उसके अंतर्गत फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहने का प्रयास करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी ही वह सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य को मनुष्य होने के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में उसके जो मूल्य है उसको मान्यता मिल सकती है। यह लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही संभव है, अन्य किसी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंतर्गत यह रिकॉग्निशन मिलना संभव नहीं है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी को सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के रूप में रेखांकित करता है। तो इन दो हिस्सों के माध्यम से फ्रांसीसी फुकुयामा यह समझाने का प्रयास करता है कि इन दो मौलिक हिस्सों के अनुसार ही मानव प्रकृति का संचालन होता है। और ये जो दो मौलिक हिस्साएं हैं उनमें पहली है भौतिक वस्तुओं और धन को प्राप्त करने की हिस्सा, और दूसरी जो अधिक मौलिक हिस्सा है वो है मनुष्य के रूप में, मनुष्य होने के रूप में हमारे मूल्यों की मान्यता। तो
पहली हिस्सा तो फ्रांसीसी फुकुयामा सरल हिस्सा मानता है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंतर्गत पूरी हो सकती है, आर्थिक विकास के अंतर्गत पूरी हो सकती है, इसको ये कहानी का हिस्सा मानता है। लेकिन जो दूसरा जो महत्वपूर्ण कहानी का हिस्सा है वो यह है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की खोज करना जिसके अंतर्गत मनुष्य को मनुष्य होने के रूप में मान्यता मिल सके, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है यह लिबरल डेमोक्रेसी ही हो सकती है जिसके अंतर्गत मनुष्य को मनुष्य होने के रूप में मान्यता मिल सकती है। ये जो फिलॉसफी है पॉलिटिकल सिस्टम्स की, यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स ही बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्यों है, पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंतर्गत ही मनुष्य को मनुष्य होने के जो मूल्य है उसकी मान्यता कैसे मिल सकती है, तो इस बात को फ्रांसीसी फुकुयामा सिद्ध करने के लिए 3 विचारकों से प्रेरणा लेता है, और ये 3 विचारक है हीगल से फ्रांसीसी फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो लेता है। यानी फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका मौलिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वह किससे लेता है, वह जर्मन दार्शनिक जर्मन आदर्शवादी विद्वान हीगल से लेता है। दूसरा जो विद्वान है जिसे फ्रांसीसी फुकुयामा प्रेरणा लेता है वह है अलेक्जेंडर कोजेवे। अलेक्जेंडर कोजेवे इसने हीगल की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या की। यह हीगल का सबसे ख्याति प्राप्त व्याख्याकार है जिसने हीगल को सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या करने का प्रयास किया। हीगल को समझाने का सबसे बढ़िया तरीके से अगर किसी ने प्रयास किया है तो फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार वह है अलेक्जेंडर कोजेवे। तो फ्रांसीसी फुकुयामा हीगल और अलेक्जेंडर कोजेवे से प्रभावित है। इसी के साथ फ्रांसीसी फुकुयामा प्लेटो से भी प्रभावित है, और प्लेटो की जो थाइमोस की जो अवधारणा है इससे फ्रांसीसी फुकुयामा प्रेरणा ग्रहण करता है। हम आगे ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो की थाइमोस की अवधारणा क्या है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने हीगल से एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लिया, और हीगल की जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की अलेक्जेंडर कोजेवे ने उससे भी फ्रांसीसी फुकुयामा प्रभावित है, और प्लेटो की जो थाइमोस की अवधारणा है इससे भी फ्रांसीसी फुकुयामा प्रभावित है। तो हीगल, अलेक्जेंडर कोजेवे और प्लेटो के दर्शन का सहारा लेकर के फ्रांसीसी फुकुयामा यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्यों है। तो फुकुयामा राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों पर उदार लोकतंत्र की श्रेष्ठता के लिए हीगल की जो मान्यता की अवधारणा है, हीगल्स का जो रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। फुकुयामा यह कहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही ह्यूमन बीइंग के रूप में रिकॉग्निशन प्राप्त किया जा सकता है, और इस बात को सिद्ध करने के लिए फ्रांसीसी फुकुयामा हीगल के जो आर्गुमेंट है उनका सहारा लेने का प्रयास करता है। फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि जो तानाशाही शासन व्यवस्थाएं हैं जैसे फांसीवादी शासन व्यवस्था, नाजीवादी शासन व्यवस्था या अन्य सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था, इस प्रकार की तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी, इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, और मनुष्य अपनी जो भौतिक संतुष्टि है उसको प्राप्त कर सकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग के रूप में रिकॉग्निशन है, मनुष्य के रूप में जो उसके मूल्य है जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, यह केवल लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंतर्गत भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग के रूप में रिकॉग्निशन है, मनुष्य के रूप में जो मान्यता है, यह अन्य किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती। ह्यूमन बीइंग के रूप में जो रिकॉग्निशन है
यह केवल और केवल लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत, उदार लोकतंत्र के अंतर्गत ही प्राप्त की जा सकती है। तो फुकुयामा यह कहता है कि केवल उदार लोकतंत्र ही वह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंतर्गत रिकॉग्निशन को प्राप्त किया जा सकता है, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है, समानता को प्राप्त किया जा सकता है। यह जो मानव की मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं हैं, यह केवल और केवल लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही प्राप्त की जा सकती है। और इस तरह स्वतंत्रता और समानता, ह्यूमन बीइंग के रूप में मान्यता, यह केवल और केवल लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही संभव है। फुकुयामा यह कहता है कि हीगल ने यह दावा किया था कि इतिहास का अंत तब होगा जब मनुष्य ने अपनी मौलिक जो लालसाएं हैं, जो फंडामेंटल लॉन्गिंग्स है, यानी जो मनुष्य की मौलिक इच्छाएं हैं, उनको प्राप्त करने वाली सभ्यता को जब मनुष्य प्राप्त कर लेंगे, तब वो इतिहास के अंत को रेखांकित करेगा। यानी कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि हीगल ने यह दावा किया था, हीगल ने यह कहा था कि जब मनुष्य अपनी जो मूलभूत जो इच्छाएं हैं, जो मूलभूत उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने वाली वो सभ्यता को जब प्राप्त कर लेगा, ऐसी सिविलाइजेशन को जब मनुष्य प्राप्त कर लेगा जिसके अंतर्गत वो अपनी मौलिक लालसाओं को पूरा कर सके, मौलिक इच्छाओं को पूरा कर सकता हो, तब ऐसी सभ्यता स्थापित हो जाएगी। तो वह यह प्रदर्शित करेगी कि ऐसी सभ्यता ने, मानव विकास ने इतिहास के अंत को प्राप्त कर लिया है, और ऐसी जो सिविलाइजेशन होगी वो इतिहास के अंतिम बिंदु को रेखांकित करेगी। हीगल के लिए यह सभ्यता कौन सी थी? तो हीगल के लिए यह जो इतिहास का अंत था, यानी जो ऐसी सभ्यता जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी मौलिक लालसाओं को, मौलिक इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है, तो हीगल के लिए यह जो सभ्यता थी, यह जो बेस्ट सिविलाइजेशन थी, वह था संवैधानिक राज्य की स्थापना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की स्थापना। तो इस तरीके से हीगल ने भी एंड ऑफ हिस्ट्री के बिंदु को अपनी फिलोसॉफी के अंतर्गत रेखांकित किया, और हीगल का जो यह एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था, जिसके अंतर्गत उसने बेस्ट सिविलाइजेशन को प्राप्त करने की बात की, और जब ये बेस्ट सिविलाइजेशन प्राप्त हो जाएगी जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो हीगल ने ये कहा था कि ये ऐसी बेस्ट सिविलाइजेशन है वो इतिहास के अंतिम बिंदु को रेखांकित करेगी। और ये बेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी होगी, यह बेस्ट सिस्टम कौन सा होगा, बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा होगा? तो हीगल के अनुसार यह जो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होगा, संवैधानिक राज्य होगा। तो हीगल के इस इतिहास के अंत की अवधारणा का नए तरीके से विश्लेषण फ्रांसीसी फुकुयामा अपनी फिलोसॉफी के अंतर्गत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति की व्याख्या करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसके प्रासंगिकता को रेखांकित करने के लिए हीगल के एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल फ्रांसीसी फुकुयामा अपने कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, अपनी फिलोसॉफी के अंतर्गत हीगल के इस दृष्टिकोण का इस्तेमाल करता है। फुकुयामा का तर्क है कि हमें हीगल का जो दार्शनिक आदर्शवाद है, जो फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म्स है हीगल का, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, उसको और ज्यादा सही तरीके से विश्लेषित करने की आवश्यकता है। और इसके बजाय जो मार्क्स का दार्शनिक भौतिकवाद का जो कॉन्सेप्ट है, फिलोसॉफिकल मेटीरियलिज्म्स ऑफ जो मार्क्स है, यानी जो दार्शनिक भौतिकवाद के सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने यह विश्लेषित करने का प्रयास किया कि पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत जो आर्थिक समानता है उसको केवल समाजवाद के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट से दूर रहने की आवश्यकता है। तो फुकुयामा क्या तर्क देता है? फुकुयामा यह तर्क देता है कि हमें हीगल का जो दार्शनिक आदर्शवाद है उसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जबकि मार्क्स का जो दार्शनिक भौतिकवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक भौतिकवाद का जो कॉन्सेप्ट है यह फुकुयामा के अनुसार निरर्थक कॉन्सेप्ट है। यह अब कूड़ेदान के अंतर्गत चला गया है, यानी कचरा पात्र के अंतर्गत चला गया है, इसका कोई दार्शनिक महत्व नहीं है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा हीगल से प्रेरणा लेता है।
है और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के रूप में जो उसके मूल्य है उनको मान्यता लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती है। और यह लिबरल डेमोक्रेसी की प्राप्ति ही एंड ऑफ हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ऑफ हिस्ट्री का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा फ्रांसीसी फुकुयामा प्लेटो का जो थाइमोस का कॉन्सेप्ट है उसकी ओर आकर्षित होता है और प्लेटो के थाइमोस की जो कॉन्सेप्ट है उसकी सहायता से यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है। थाइमोस का जो मतलब है, थाइमोस का जो ट्रांसलेशन है वह है उत्साही, साहस या इच्छा, यानी डिजायर, करेज। तो थाइमोस का क्या मतलब है? थाइमोस का मतलब है उत्साह, साहस या इच्छा। तो प्लेटो के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके फ्रांसीसी फुकुयामा लिबरल डेमोक्रेसी को बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स के रूप में रेखांकित करने का प्रयास करता है और फुकुयामा यह कहता है कि मानव इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था उदार लोकतंत्र ही है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए फ्रांसीसी फुकुयामा प्लेटो के इस थाइमोस की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। प्लेटो के अनुसार मानव की दो प्रकार की इच्छाएं होती है, मानव के दो प्रकार के फंडामेंटल डिजायर होते हैं और ये जो डिजायर्स है वो है, पहला जो थाइमोस है मनुष्य के अंतर्गत वो है मेगालोथीनिया और दूसरा जो है डिजायर वो है आइसोथीनिया। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य के अंतर्गत यह दो प्रकार के थाइमोस देखने को मिलते हैं, एक मेगालोथीनिया और दूसरा आइसोथीनिया। प्लेटो ये कहता है कि जो ये मेगालोथीनिया का जो थाइमोस, मेगालोथीनिया की जो इच्छा जिस मनुष्य के अंतर्गत होती है, यह थाइमोस किस प्रकार का है? यह थाइमोस महान पुरुषों का थाइमोस है, थाइमोस ऑफ ग्रेट मैन। यानी ऐसी जो डिजायर, जो मेगालोथीनिया की जो डिजायर है जिस मनुष्य के अंतर्गत होती है, ऐसे पुरुष महान पुरुष होते हैं और ऐसे जो पुरुष है ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह इस तरीके से काम करते हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके, सुपीरियर साबित कर सके, एक्सीलेंस के रूप में अपने आप को साबित कर सके। और ये इस तरीके से कार्य करते हैं जिसके माध्यम से यह दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं, यानी दूसरों के ऊपर शासन करने की जो इच्छा है वो इस तरह के मनुष्यों के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिनके अंतर्गत यह मेगालोथीनिया का जो थाइमोस है वह देखने को मिलता है। तो मेगालोथीनिया के कॉन्सेप्ट है, मेगालोथीनिया का जो थाइमोस है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? महान पुरुषों के अंतर्गत पाया जाता है। महान पुरुषों का क्या अभिप्राय है? महान पुरुषों का ये अभिप्राय है कि ऐसे पुरुष जिन्होंने इतिहास की शक्ति को संचालित करने का प्रयास किया, इतिहास को इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया और इतिहास के अंतर्गत ऐसे पुरुषों ने शासन स्थापित करने का प्रयास किया, दुनिया के अंतर्गत अपना डोमिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया, रूल स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे सीजर, स्टालिन, सिकंदर, हिटलर, मुसोलिनी, यह ऐसे ही ग्रेट मैन है जिसके अंतर्गत यह मेगालोथीनिया का जो थाइमोस है वो देखने को मिलता है। तो इस थाइमोस के माध्यम से, मेगालोथीनिया के थाइमोस के माध्यम से यह समझना चाहिए कि जो मेगालोथीनिया का थाइमोस है जिस व्यक्ति के अंतर्गत भी पाया जाता है वो किसके पीछे भागता है? वह सुपीरियरिटी के पीछे भागता है, सर्वोच्चता के पीछे भागता है, एक्सीलेंस के पीछे भागता है। वो दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, वह दूसरों के ऊपर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो मेगालोथीनिया का जो थाइमोस है ये मनुष्य की जो मानसिकता है
यह मास्टर मेंटेलिटी की ओर ले जाता है, यह मालिक मानसिकता की ओर ले जाता है। यानी थाइमोस का जो कॉन्सेप्ट है ये मनुष्य के अंतर्गत इस प्रकार की इच्छा पैदा करता है कि वह मालिक बने, वह दूसरों का मास्टर बने, दूसरों के ऊपर अपना शासन करे और दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करे। तो जिस व्यक्ति के अंतर्गत भी मेगालोथीमिया का थाइमोस पाया जाता है वह दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। दूसरा जो थाइमोस है वह है आइसोथीमिया। आइसोथीमिया की इच्छा जिस भी व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है, यह थाइमोस जिस भी व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है वह श्रेष्ठता के पीछे, एक्सीलेंस के पीछे नहीं भागता है, बल्कि एक्सीलेंस की बजाय, श्रेष्ठता की बजाय, सुपीरियर की बजाय वह इक्वलिटी की ओर भागता है। वह किसकी डिमांड करता है? वह इक्वलिटी की डिमांड करता है, समानता की मांग करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आइसोथीमिया का थाइमोस, आइसोथीमिया की इच्छा जिस भी व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है वह श्रेष्ठता की बजाय समानता की मांग करता है। वह यह चाहता है कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति इक्वल हो और ये जो इक्वलिटी का रूप है, ये जो समानता का रूप है, उसको रिकॉग्निशन समाज के अंतर्गत प्राप्त हो। तो आइसोथीमिया की इच्छा रखने वाले व्यक्ति किसकी मांग करते हैं? आइसोथीमिया की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति है वह समानता की मांग करते हैं। यह एक्सीलेंस की ओर नहीं भागते हैं। यह न तो शासन करने का प्रयास करते हैं और न ही शासित होने की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार आइसोथीमिया का जो कॉन्सेप्ट है यह इक्वलिटी की मांग करता है और यह किस प्रकार की इच्छा को जन्म देता है? यह दास मानसिकता को जन्म देता है, स्लेव मेंटेलिटी को। इस प्रकार का जो थाइमोस है वो आइसोथीमिया का जो थाइमोस है वो जन्म देता है। तो फ्रांसिस फुकुयामा इस थाइमोस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लिबरल डेमोक्रेसी को वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में साबित करने का प्रयास करता है। और फ्रांसिस फुकुयामा यह कहता है कि अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास इन दो थाइमोस के बीच में स्ट्रगल का इतिहास ही रहा है। यानी कहने का अभिप्राय है कि अगर हम हिस्ट्री को उठा करके देखें तो इतिहास के अंतर्गत ये जो दो थाइमोटिक पैशंस है, थाइमोटिक जो वासनाएं हैं, इतिहास के अंतर्गत हमेशा मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया के बीच में संघर्ष रहा है। एक व्यक्ति यानी ऐसे मनुष्य जो मेगालोथीमिया की इच्छा रखते हैं वो तो शासन करने का प्रयास करते हैं, दूसरों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति जो आइसोथीमिया का डिजायर रखते हैं, थाइमोस रखते हैं, वह दूसरों का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करते हैं, उस प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास के अंतर्गत इन दो प्रकार के इच्छाओं वाले व्यक्तियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। इतिहास के अंतर्गत मेगालोथीमिया से ग्रसित व्यक्तियों और आइसोथीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के बीच में संघर्ष चलता रहा है। और इतिहास किसकी कहानी है? इतिहास मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया के थाइमोस वाले लोगों के बीच में संघर्ष की एक कहानी है। और फ्रांसिस फुकुयामा यह कहता है कि यह इतिहास का जो स्ट्रगल था, इतिहास के अंतर्गत जो मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया के बीच में जो संघर्ष की कहानी थी, यह कहानी कहाँ समाप्त होती है? यह लिबरल डेमोक्रेसी की विजय के साथ में ही समाप्त हो सकती है। इस तरह का स्ट्रगल समाप्त हो सकता है क्योंकि उदार लोकतंत्र के अंतर्गत यह योग्यता पाई जाती है कि यह इस प्रकार के थाइमोस के बीच में जो स्ट्रगल है इसके अंतिम बिंदु को प्रतिनिधित्व करता है, अंतिम बिंदु को रेखांकित करता है। फ्रांसिस फुकुयामा यह कहता है कि इतिहास मालिक मानसिकता और दास मानसिकता वाले लोगों के बीच में डायलेक्टिक रहा है, दोनों के बीच में द्वंद्व के रूप में रहा है। और इतिहास की जो प्राथमिक शक्ति है वह यह है कि मास्टर और स्लेव के बीच में यह हमेशा द्वंद्व रहा है और यह कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वामी और दास के रूप में विभाजित रहेंगे, जब तक मनुष्य यानी समाज मालिक और दास के रूप में विभाजित रहेगा, तब तक इस तरह का स्ट्रगल है वो समाज के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मालिक
होंगे वो दूसरों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जो मास्टर मेंटेलिटी वाले लोग होंगे वो दूसरों के ऊपर हमेशा रूल करने का प्रयास करेंगे, शासन करने का प्रयास करेंगे। और जो स्लेव मेंटेलिटी के जो लोग होंगे, जो स्लेव होंगे, वो क्या करेंगे, वो उस प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास करेंगे और ये डिमांड करेंगे कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य है वो इक्वल होना चाहिए और उसकी जो इक्वलिटी है, उसकी जो समानता है, उसको रिकॉग्निशन प्राप्त होना चाहिए। तो दास है वो कभी भी अपनी अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ये इतिहास के अंतर्गत मालिक और दास मानसिकता वाले लोगों के बीच में हमेशा संघर्ष है, ये चलता रहा है। और ये जो दो थाइमोटिक है, ये जो दो थाइमोटिक इच्छाएं हैं, इन दोनों के बीच में संघर्ष की कहानी को इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। और फुकुयामा यह कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत यह क्षमता पाई जाती है कि ये जो थाइमोटिक जुनून है, ये जो थाइमोटिक पैशन है, इसको समेटने की क्षमता है वो किसके अंतर्गत पाई जाती है? यह कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंतर्गत पाई जाती है, लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत पाई जाती है। यानी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म है, यह मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया के बीच का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को समाप्त करने की क्षमता रखता है। इस तरीके से फ्रांसीसी फुकुयामा प्लेटो के थाइमोस की अवधारणा का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी ही बेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है। फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र है, यह किस पर आधारित है? यह स्वतंत्रता पर आधारित है, यह पॉलिटिकल इक्विलिटी पर आधारित है, यानी राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और जो लिबरल डेमोक्रेसी है, यह इक्विलिटी की बात करती है, यह लिबर्टी की बात करती है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित कर रखी है, उन योग्यताओं की अगर कोई भी व्यक्ति या नागरिक पूर्ति कर लेता है तो वो शासन की गतिविधियों के अंतर्गत अपनी भागीदारी कर सकता है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो व्यक्ति वोट कर सकता है। और लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत इक्विलिटी देखने को मिलती है, लिबर्टी देखने को मिलती है। जैसे वेस्ट मताधिकार का अगर हम उदाहरण लें तो दुनिया के ज्यादातर देशों ने लिबरल डेमोक्रेसी को ही अपनाया है। और लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो वोट की पावर होती है, जो मताधिकार की क्षमता होती है व्यक्तियों के पास में, वो सभी के पास में समान होती है, एक व्यक्ति एक मत। यानी लिबरल डेमोक्रेसी किस बात को रिकॉग्निशन करता है? लिबरल डेमोक्रेसी लिबर्टी को और पॉलिटिकल इक्विलिटी के जो प्रिंसिपल है उसको रिकॉग्निशन देता है। और इस तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल स्फीयर में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, न तो कोई शासन करता है और न ही कोई शासित होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो यह है कि जनता का शासन। जैसे हम अब्राहम लिंकन को अगर देखें तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का शासन है, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो इस तरह की जो लोकतंत्र के जो प्रिंसिपल है, इक्विलिटी और फ्रीडम, इसके जो प्रिंसिपल है उसको लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है। और मनुष्य को मनुष्य होने के रूप में जो रिकॉग्निशन चाहिए वो लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से फ्रांसीसी फुकुयामा यह समझाने का प्रयास करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत इक्विलिटी प्राप्त हो सकती है। मनुष्य अपनी जो रिकॉग्निशन जो चाहता है, मनुष्य जो अपने कार्यों की जो मान्यता चाहता है, उसको लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है। एक विद्वान हुआ है सादिया ड्रूरी ने फुकुयामा के इस तरफ को क्वेश्चन इस तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास किया कि फुकुयामा का जो आर्गुमेंट है एंड ऑफ हिस्ट्री का, उसका सारांश क्या है? उसका सारांश है लिबरल डेमोक्रेसी की विजय, उदारवाद की विजय। और सादिया ड्रूरी यह समझाने का प्रयास करती है कि फुकुयामा इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि जो उदारवादी शासन व्यवस्था है, उदारवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत यह क्षमता पाई जाती है कि वह मनुष्य के अंतर्गत जो मेगालोथीमिया
की जो थाइमोस है, मेगालोथीमिया की जो हिस्सा है उसको उदारवाद शांत कर सकता है, हतोत्साहित कर सकता है। और ये जो मेगालोथीमिया की जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत पाई जाती है, वो फर्स्ट मैन के अंतर्गत पाई जाती है, प्रथम व्यक्ति के अंतर्गत। प्रथम व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, ग्रेट मैन, जो महान व्यक्ति है उनके अंतर्गत पाई जाती है। यानी जो एक्सीलेंस की डिमांड करते हैं, जो सुपीरियर सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति फर्स्ट मैन कहलाते हैं, प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं। तो उदारवाद के अंतर्गत ये जो मेगालोथीमिया का थाइमोस है इसको शांत करने का, इसको हतोत्साहित करने की क्षमता है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा उदारवाद के अंतर्गत आइसोथीमिया की जो डिजायर है, आइसोथीमिया की जो हिस्सा है उसको प्रोत्साहित करने की योग्यता है, ये उदारवाद के अंतर्गत पाई जाती है। और आइसोथीमिया किसको रिप्रेजेंट करता है, आइसोथीमिया इक्विलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो इक्विलिटी की डिजायर रखते हैं, समानता की इच्छा रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति लास्ट मैन कहलाते हैं, यानी ये एक्सीलेंस की बजाय इक्विलिटी को पसंद करते हैं। तो फुकुयामा ये कहता है कि एक पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, जो उदारवादी शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत मेगालोथीमिया को हतोत्साहित करने की क्षमता पाई जाती है और आइसोथीमिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता पाई जाती है। यानी ये एक्सीलेंस से इक्विलिटी की ओर बढ़ता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, पॉलिटिकल क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि मान लो अभी भी ऐसे व्यक्ति समाज के अंतर्गत है, क्योंकि समाज के अंतर्गत फर्स्ट मैन का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। और फर्स्ट मैन किसको तवज्जो देते हैं, फर्स्ट मैन है वो एक्सीलेंस को तवज्जो देते हैं। तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि लिबरलिज्म है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो उदारवाद है, उदारवादी ये जो व्यवस्था है ये किस पर आधारित होती है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित होती है। और अब भी जिन व्यक्तियों के अंतर्गत मेगालोथीमिया की जो डिजायर है, मेगालोथीमिया का जो थाइमोस है, वो जिन भी व्यक्तियों के अंतर्गत पाया जाता है वो एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसे व्यक्तियों की हिस्सा है वो भी लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत, उदारवाद के अंतर्गत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मेगालोथीमिया के अंतर्गत जो एक्सीलेंस की डिमांड है यह प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं व्यक्ति। यानी जिन व्यक्तियों के अंतर्गत एक्सीलेंस प्राप्त करने की इच्छा होती है वो भी उदारवाद के अंतर्गत पूरी की जा सकती है। कैसे, फुकुयामा यह तर्क देता है कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत भी एक क्षेत्र ऐसा है जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि लिबरलिज्म किसकी बात करता है, लिबरलिज्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस पर आधारित होती है, यह कंपटीशन पर आधारित होती है, प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि मेगालोथीमिया की जो भी इच्छा रखते हैं व्यक्ति अब भी, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, बाजारीकृत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, बाजार की गतिविधियों के अंतर्गत भाग लेकर के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं, अपना सुपीरियर सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को एक्सीलेंस सिद्ध कर सकते हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत, बाजार के अंतर्गत जो व्यक्ति जितना चाहता है उतना धन अर्जित कर सकता है, उतनी भौतिक वस्तुओं का सर्जन कर सकता है, जितना चाहे उतनी संपत्ति प्राप्त कर सकता है, अपनी योग्यता के माध्यम से, अपने टैलेंट को सिद्ध करने के माध्यम से। तो फ्रांसीसी फुकुयामा राजनीतिक क्षेत्र में समानता की बात करता है, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत समानता की बात नहीं करता। यानी कहने का अभिप्राय यह है, फ्रांसीसी फुकुयामा का सारांश यह है कि फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि इक्विलिटी का होनी चाहिए, इक्विलिटी पॉलिटिकल क्षेत्र के अंतर्गत होनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत इक्विलिटी होनी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज्यादा समानता की फ्रांसीसी फुकुयामा बात नहीं करता। और फ्रांसीसी फुकुयामा यह कहता है कि आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति भाग लेकर के, बाजार के अंतर्गत, बाजार की गतिविधियों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है, वो जितना चाहे उतनी संपत्ति प्राप्त कर सकता है। तो अब मेगालोथीमिया से जो ग्रसित व्यक्ति है, मेगालोथीमिया
का जो थाइमोस रखने वाले व्यक्ति है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को एक्सीलेंस साबित कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकते हैं, अपने आप को सुपीरियर साबित कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रांसीसी फुकुयामा राजनीतिक के क्षेत्र में समानता की बात करता है, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वह समानता की बात नहीं करता। अब जो फ्रांसीसी फुकुयामा की पुस्तक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, इस पुस्तक के अंत में फ्रांसीसी फुकुयामा इस बात का भी विश्लेषण करता है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, जो इतिहास का अंत है, क्या ये हमेशा अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से एक गुड न्यूज है, स्वागत योग्य समाचार है? तो फुकुयामा यह कहता है कि हमेशा ऐसा नहीं है। इतिहास का जो अंत है, यह जो समाचार है, यह हमेशा स्वागत योग्य समाचार नहीं है। ऐसा फुकुयामा क्यों कहता है? ऐसा कहकर के फुकुयामा एक बात की चेतावनी देता है। वो चेतावनी यह है कि बहुत ज्यादा समानता की डिमांड नहीं होनी चाहिए। केवल पॉलिटिकल स्फीयर के अंतर्गत, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत समानता की डिमांड होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत इक्विलिटी की डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्र के अंतर्गत अगर इक्विलिटी की डिमांड होने लगेगी, समानता की मांग होने लगेगी, तो एक्सीलेंस है वो गायब हो जाएगा और एक्सीलेंस की कीमत पर समानता को अगर इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा तो फुकुयामा यह कहता है कि यह समाज के लिए, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए भी अपने आप में घातक होगा। इस बात की चेतावनी को फ्रांसीसी फुकुयामा अपनी पुस्तक के अंत में रेखांकित करने का प्रयास करता है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा अपने प्रतिद्वंदियों पर लिबरल डेमोक्रेसी की जीत को, लिबरल डेमोक्रेसी को एक आदर्श मॉडल के रूप में जीत के बावजूद भी फुकुयामा इस बात से चिंतित है कि जो आइसोथीमिया का थाइमोस है, आइसोथीमिया की जो हिस्सा है, इसके अंतर्गत मेगालोथीमिया की जो हिस्सा है, इसको अगर दबा दिया जाएगा, आइसोथीमिया के अधीन हो जाएगा मेगालोथीमिया, तो फिर उत्कृष्टता गायब हो जाएगी और उत्कृष्टता की खोज की कीमत पर, एक्सीलेंस की खोज की कीमत पर समानता का पीछा किया जाएगा। यानी एक्सीलेंस की कोई बात नहीं करेगा तो बात किसकी करेगा? लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत अगर केवल और केवल आइसोथीमिया को ही प्रोत्साहित किया जाएगा तो फिर वो इक्विलिटी की डिमांड करेंगे। और फुकुयामा यह कहता है कि अगर इतनी ज्यादा समानता होगी, हर क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज्यादा अगर समानता होगी, तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि संघर्ष करने के लिए फुकुयामा के अनुसार कोई मान मुद्दा बचेगा ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे? तो लोग फिर उसी व्यवस्था के अंतर्गत विद्रोह कर सकते हैं जिसने उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान की है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत इक्विलिटी होनी चाहिए, लेकिन इक्विलिटी कहाँ होनी चाहिए? इक्विलिटी राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो क्षेत्र है, बाकी जो एरिया है, उनके अंतर्गत इक्विलिटी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो एक्सीलेंस है वह होना चाहिए। इकोनॉमिक क्षेत्र के अंतर्गत एक्सीलेंस भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीलेंस गायब हो जाएगा, इक्विलिटी बढ़ेगी, तो इतनी ज्यादा इक्विलिटी हो जाएगी, संघर्ष करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। तो लोग क्या करेंगे? लोग लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं और लिबरल डेमोक्रेसी ने ही लोगों को शांति और सुरक्षा प्रदान की है। तो फुकुयामा इस बात को रेखांकित करता है कि हम केवल समान अधिकार, इक्वल राइट्स और भौतिक सुख सुविधाओं पर ही निर्भर नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति केवल और केवल समान अधिकारों की डिमांड करता है, केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ही डिमांड करता है और उस पर ही निर्भर रहता है, और जब व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को समान अधिकार मिल जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाती है, तो लोग केवल समान अधिकारों से और भौतिक सुख सुविधाओं से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को फ्रांसीसी फुकुयामा लास्ट मैन कहकर के रेखांकित करता है। और यह जो लास्ट मैन की अवधारणा है, यह फ्रांसीसी फुकुयामा ने फ्रेडरिक नीत्शे से प्राप्त की है। फ्रेडरिक नीत्शे से लास्ट मैन की अवधारणा फ्रांसीसी फुकुयामा लेता है और फ्रांसीसी फुकुयामा अपनी इस पुस्तक के अंत में इस बात को रेखांकित करता है कि लास्ट मैन वह व्यक्ति होगा जो किसकी डिमांड करता है? जो केवल और केवल इक्विलिटी की डिमांड करेगा, जो एक्सीलेंस की बात बिल्कुल नहीं करेगा,
वो हमेशा हमेशा इक्वलिटी की डिमांड करेगा। वो पॉलिटिकल एरिया के साथ साथ अन्य एरिया के अंतर्गत, जैसे आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत वो हर जगह इक्वलिटी की ही डिमांड रखेगा, एक्सीलेंस की डिमांड बिल्कुल नहीं करेगा, और वो केवल इक्वल राइट से और भौतिक सुख सुविधाओं से ही संतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति किसका निर्माण करेगा, ऐसे मनुष्य किसका निर्माण करेंगे? ऐसे मनुष्य लास्ट मैन का निर्माण करेंगे, लास्ट मैन का प्रतिनिधित्व करेंगे। और फुकुयामा यह कहता है कि ऐसी जो अवस्था है, यह जो लास्ट मैन की जो अवस्था अगर आ गई, लास्ट मैन का अगर निर्माण हो गया, यानी ऐसे मनुष्यों का निर्माण हो गया केवल इक्वलिटी की डिमांड करते हैं, हर क्षेत्र के अंतर्गत एक्सीलेंस को गायब कर देते हैं, तो यह लिबरल डेमोक्रेसी के लिए अपने आप में घातक होगा। तो फ्रेडरिक नीत्शे का जो लास्ट मैन का कॉन्सेप्ट है, उसकी सहायता से फ्रांसीसी फुकुयामा अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के अंतिम खंड के अंतर्गत इस बात को रेखांकित करने का प्रयास करता है कि हमें इस तरह के जो अंतिम पुरुष की जो अवधारणा है, लास्ट मैन की जो अवधारणा है, जो केवल इक्वलिटी की डिमांड करता हो हर क्षेत्र के अंतर्गत, ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं होने देना है। इस बात को रेखांकित करने का फ्रांसीसी फुकुयामा अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत प्रयास करता है। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी फुकुयामा लिबरल डेमोक्रेसी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग होने के रूप में मान्यता मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में उसको इक्वलिटी मिल सकती है, और इसके साथ साथ वो व्यक्ति यानी मनुष्य है, जो इंडिविजुअल है, वो लिबरलिज्म के अंतर्गत, लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक क्षेत्र ऐसा भी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी बाजार, जिसके अंतर्गत भागीदारी करके वह अपने आप को एक्सीलेंस भी साबित कर सकता है। तो इस तरीके से फ्रांसीसी फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को रेखांकित करने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ उसने अपने जो पुस्तक के अंतिम खंड के अंतर्गत लास्ट मैन की भी चेतावनी दी कि हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं होने देना है, हमें लास्ट मैन का निर्माण नहीं होने देना है जो केवल और केवल इक्वलिटी की ही डिमांड करता हो हर क्षेत्र के अंतर्गत और एक्सीलेंस को पीछे धकेल देता हो। तो एक्सीलेंस की कीमत पर हमें इक्वलिटी को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना है। तो इस प्रकार फ्रांसीसी फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के माध्यम से लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक्सीलेंस और इक्वलिटी इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की भी बात करता है, और ये कहता है कि एक्सीलेंस के साथ साथ इक्वलिटी के साथ साथ एक्सीलेंस को भी जगह लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार एंड ऑफ हिस्ट्री और लास्ट मैन के कॉन्सेप्ट को अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत फ्रांसीसी फुकुयामा ने रेखांकित करने का प्रयास किया। तो हमने सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी को फ्रांसीसी फुकुयामा जब कोल्ड वार की समाप्ति हुई तो फुकुयामा ने यह कहा कि लिबरल डेमोक्रेसी ने संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत विजय का झंडा फहरा दिया है, लिबरल डेमोक्रेसी विजय हो चुकी है। कोल्ड वार की समाप्ति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत केवल एक घटना का संकेत नहीं है, बल्कि उदारवाद की विजय का संकेत है, उदार लोकतंत्र की विजय का संकेत है, और उदार लोकतंत्र ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वह विचारों के इतिहास की समाप्ति को रेखांकित करता है, और फुकुयामा यह कहता है कि अब किसी भी प्रकार की कोई आइडियोलॉजिकल डिबेट है वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था सिद्ध हो चुकी है। अब हम यह समझने का कुछ प्रयास करेंगे कि ये जो इतिहास का अंत का कॉन्सेप्ट है यह किस प्रकार से इसकी आलोचनाएं भी की गई है। तो जॉन ओ'नील ने यह रेखांकित किया कि फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपने लिबरल डेमोक्रेसी का जो शासन व्यवस्था की बात को सिद्ध करने के लिए उसने जिस एंड ऑफ हिस्ट्री का सहारा लिया है, एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का सहारा लिया है, यह हीगल के से इसने उधार लिया। तो जॉन ओ'नील फ्रांसीसी फुकुयामा की आलोचना करते हुए यह कहता है कि हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके साथ प्लेटो
के जो विचार है उसको एकीकृत करने का प्रयास फ्रांसीसी फुकुयामा का निरर्थक है, क्योंकि जॉन ओनील कहता है कि हेगल के विचारों को और प्लेटो के विचारों को एकीकृत किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेगल का ये मानना था कि इतिहास स्वाभाविक रूप से द्वंद्वात्मक गतिविधि है, डायलेक्टिक एक्टिविटी है, और वो इतिहास की समाप्ति की बात कर ही नहीं सकते, ऐसा जॉन ओनील का मानना है। और फुकुयामा ने अनावश्यक रूप से हेगल की अनावश्यक रूप से व्याख्या कर, निरर्थक रूप से व्याख्या कर एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के माध्यम से लिबरल डेमोक्रेसी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया, जो कि एक निरर्थक कॉन्सेप्ट है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा जॉन ओनील का मानना है। इसके अलावा फुकुयामा की यह भी आलोचना की जाती है कि फुकुयामा ने जिस लिबरल डेमोक्रेसी की बात की, उस लिबरल डेमोक्रेसी की फुकुयामा ने जो परिभाषा दी वो अपने आप में अस्पष्ट है, औपचारिक है, और इस तरह की जिस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल किया उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए, ये शब्दावलियां ही अपने आप में अस्पष्ट है, क्योंकि फुकुयामा जिस लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता है और लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत वह अल सल्वाडोर की शासन व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था, इन दोनों शासन व्यवस्थाओं को ही वो एक समान ही लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत रखता है, जबकि इन दोनों शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, इन दोनों देशों के अंतर्गत जिस प्रकार का लोकतंत्र है उनके बीच में दिन और रात का अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा जॉन डन ने फ्रांसीसी फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इसकी आलोचना करते हुए यह कहा है कि यह एक तरह का बचकाना वॉल्यूम है, यह एक बचकाने वॉल्यूम के रूप में एंड ऑफ हिस्ट्री की व्याख्या करता है कौन? जॉन डन। और जॉन डन यह कहता है कि अमेरिका से जो भी विद्वान ग्रेजुएट हुआ है, जिसने भी ग्रेजुएट की डिग्री ली है, उनमें से फ्रांसीसी फुकुयामा ऐसा एक ग्रेजुएट की डिग्री धारण करने वाला विद्वान है जिसका यह एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में सबसे खराब ड्रम पेपर है। तो इस प्रकार जॉन डन ये कहता है कि अमेरिका से ग्रेजुएट की डिग्री लेने वाला कोई अगर विद्वान ट्रम पेपर जिन्होंने भी लिखा है, उसमें अगर सबसे खराब ट्रम पेपर अगर किसी ने लिखा है तो वह फ्रांसीसी फुकुयामा है। लेकिन ये जो आलोचनाएं हुई है फ्रांसीसी फुकुयामा की, यह आलोचनाएं एक तरफी है। फ्रांसीसी फुकुयामा के एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है इसका अपना महत्व है, और वेन क्रिस्टाडो ये कहता है कि फ्रांसीसी फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से उदार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण बचाव किया है। जॉन रॉल्स की जो पुस्तक आई 1971 के अंतर्गत ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद में अगर लिबरल डेमोक्रेसी का अगर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से अगर किसी ने बचाव किया है तो वह है फ्रांसीसी फुकुयामा। तो इस तरीके से हमने इस व्याख्यान के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि इतिहास के अंत का क्या मतलब है, इतिहास के अंत की जो फिलोसॉफी है उसको कैसे सिद्ध करने का फ्रांसीसी फुकुयामा प्रयास करता है, और अंत में हमने इतिहास के अंत पर जो मुख्य आलोचनाएं हैं उनको भी रेखांकित करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको एंड ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।